एक डेरिवेशन बचा हुआ था, वो कर लो। सर्कुलर डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो फास्ट करके दिखा देते यार इसको। बता जल्दी से, इसमें एलिमेंट क्या चूज करेंगे अगर इसके सरफेस को चार्ज किया गया हो? रिंग सर, रिंग। रिंग है ना। 5 स्टेप में सबसे पहला रिंग चूज करेंगे। तो हाँ, इसमें नॉर्मली ये दिया जाता है क्वेश्चन में, सिग्मा टर्म दिया होता है। सिग्मा कॉल्ड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ा लेते हैं इसमें क्योंकि डेरिवेशन पार्ट है। इसमें आप एक एलिमेंटल रिंग चूज कर लो कोई, एज ए एलिमेंट, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल आर रेडियस एंड एक्स्ट्रा विड्थ डी एफ। और कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, उस हिसाब से ना एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे। देखो भी डायरेक्ट है, कल हम रिंग वाला डेरिवेशन कल हो चुका है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी लिखोगे, डी का मतलब इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला कल था के, बोलो चार्ज, के इंटू चार्ज, चार्ज ऑफ दिस रिंग। चार्ज ऑफ दिस रिंग विल बी, इसका एरिया 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, के इंटू चार्ज, फिर ऊपर एक्स भी था, के क्यू एक्स अपॉन, तो आर मतलब ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 3/2। और इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा, जिसमें स्मॉल आर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, उसकी लिमिट 0 से टोटल रेडियस ऑफ दैट डिस्क तक, अगर कंप्लीट रेडियस आर मान लें। पूरा सिंप्लीफाई करो, बता दिया करो सिंप्लीफाई करके यार, टाइम बच जाता है। और इसमें ना के को, जो के वाला कांस्टेंट है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, के एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख करके, देन उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। देखो हम श्योर नहीं है, याद हमने याद तो किया हुआ था लेकिन शायद इतना कुछ आता ही है। ई जो आता है वो समथिंग लाइक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और 1 माइनस एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। शायद कंफर्म करके लिखना यार, अभी सही नहीं, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं। वन तो आएगा, ये होगा ना आर डी आर अपॉन ये इंटीग्रेशन आर डी आर बाई, जिसको जब करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर सही डायरेक्ट आ रहा फॉर्मूला है लगा सर, के देखते हुए, जितना हमको याद आता है कुछ ऐसे ही फॉर्मूला आता ये सही आ रहा है। है। हाँ, वैसे भी देखो याद करना ही है, चाहे डेरिवेशन हो चाहे ना हो, मतलब डेरिवेशन नहीं भी हो रहा तो भी तुमको याद तो करना ही है इसको। डेरिवेशन करने से बस एक एडवांटेज ये रहता है कि एग्जाम टाइम पर बाई चांस अगर ना फॉर्मूला याद आ रहा हो तो ये एक ऑप्शन रहता है कि हम डिराइव कर लेते हैं, है ना। और कोई मतलब नहीं है डेरिवेशन कराने का, इसलिए करा देते हैं इन केस किसी वजह से मालूम ना याद आए तो एटलीस्ट ये एक ऑप्शन ये रहे कि हम डिराइव करके वहीं पर फॉर्मूला बना सकते हैं। ये आएगा आंसर, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके।
और एज यूजुअल दो केसेस में तो ये तो जनरलाइज फॉर्म है, डिस्क का जनरलाइज फॉर्म हो गया, और एज यूजुअल दो केसेस में अगर पहला केस एक्स मच लार्जर देन आर, दैट मीन द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड इज फार अवे, तो वो सेंटर ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज के अपॉन टोटल चार्ज ऑफ डिस्क को उसके सेंटर पे मान लेंगे कैपिटल क्यू अपॉन सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर, जिसमें कैपिटल क्यू जो होगा वो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, मतलब सेंटर ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट। और दूसरा केस लेते हैं जब एक्स बहुत छोटा हो आर के कंपेयर में, इनफाइनाइट डिस्क मान सकते हैं इसको। ना इस केस में फिर देखो कल एक प्रॉब्लम आया था, वही प्रॉब्लम यहाँ भी आएगा। अगर आप x को वेरी वेरी लेस देन आर करके यहाँ पर जाओगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी अगर डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। हाँ, जहाँ पर डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन से 0 बन रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि बाइनोमियल वाला अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो यहाँ से ले आओ आर स्क्वायर को, सॉरी एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर है, तो आर स्क्वायर बाहर लाइए, आर स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर, एक बार ये वाला आंसर जरा कंफर्म करना फिर से बोलोगे तो सही, ऊपर एक्स आएगा कि आर आएगा मेरे को? सही है ना आंसर? सर एक्स आएगा। ठीक है ठीक, तो करते हैं जरा अप्रोक्सीमेशन से क्या आंसर आएगा अगर एक्स वेरी वेरी लेस देन आर का केस होता। हालांकि इसमें डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन से भी हो रहा है, 0 नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एक्स बहुत छोटा है आर के कंपेयर में, एक्स अगर ये चीज बहुत छोटी है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नाउ इट इज एक्स बाई आर, और x by r when x is very very less than r then x by r will be very very less than 1। तो जब हम इसे एक्स स्क्वायर पर नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास x by r बचेगा, एंड देयरफॉर 1 माइनस x by r इज नियरली 1। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेशन से आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, पाई बाई कुछ नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये फॉर लार्ज यानी कि इनफाइनाइट सरफेस भी कह सकते हैं और इनफाइनाइट सर्कुलर डिस्क भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सर्कुलर डिस्क के लिए ये आंसर आएगी, और ये भी गॉस लॉ में ड्राइव होता है। इनफाइनाइट सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से यही आती है, गॉसियन सरफेस लेकर के। तो गॉस लॉ कोई नया लॉ थोड़ी है, मतलब अगर गॉस न होते तो ऐसा थोड़ी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं होती भाई, वो तो खाली उन्होंने काम ये कर दिया कि कुछ चीजों को आसान तरीके से कैलकुलेट करवाया, जो हमें ये सब मेहनत करनी पड़ रही है, इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, ये सब से बचा लिया हमको। ठीक है, और ग्राफ कैसा बनेगा इसका ई और एक्स के बीच में, ये इसको प्रैक्टिस बनाओ, सारे फॉर्मूले याद करने हैं और उन सबके ग्राफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ते हो उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ का आइडिया होना चाहिए बना ई और एक्स के बीच में। मतलब एटलीस्ट कभी ऐसा हो कि फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड पेपर आ रहा हो तो हम लोग पीछे ना रहें। तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ में सपोज एक्स की वैल्यू 0 ले लें अगर, यानी सेंटर ऑफ द डिस्क पे एक्स 0 सेंटर ऑफ डिस्क सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और जब एक्स इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी पर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, कैसा भी चार्ज होगा इन्फिनिटी पर 0 ही होगा, बिकॉज इन्फिनिटी का मतलब ही है आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ इसी टाइप से आएंगे, यहाँ से आएंगे और डिक्रीज करके टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होते जाएंगे जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी होगा 0। ठीक है, ये डिस्क के पॉजिटिव एक्स साइड पर है, मतलब डिस्क का एक साइड अगर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर है, अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाए तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही आएगा, बट होगा सिर्फ ये कि डिस्क की लेफ्ट साइड पर जब जाओगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पलट जाएगी। मतलब अगर राइट साइड डिस्क के राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन इधर है
तो नेचुरली उसके लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पीछे होंगी, वैल्यू सेम आएगी। यानी कि जब x का साइन चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी साइन चेंज हो रहा है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में। सेम ग्राफ इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जो ये बताता है कि जब x नेगेटिव होगा तो e भी नेगेटिव हो गया, x का डायरेक्शन पलटा, e का डायरेक्शन पलट गया। ठीक है, यही अगर मॉडुलस का ग्राफ होता, अगर यही चीज होता कि मॉड ऑफ ई का ग्राफ चाहिए आपको, तो यही ग्राफ ऐसे कंटिन्यू कर देते इधर, यही वाला ग्राफ इधर ले आते, विच इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस। तब उसमें ई का साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, अब डिस्क के डेरिवेशन से देखो कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो मतलब पूछे जा सकते हैं। देखिए, डिस्क को डिराइव कर लिया अब, और ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब ये याद करना। कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हेमीस्फीयर की सेंटर पे निकालना हो चार्ज आपको, सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉलिड हेमीस्फीयर, इसमें सॉलिड हेमीस्फीयर में रो डिफाइन करेंगे, रो इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब देखो इसमें पूरे फाइनल आंसर तक नहीं जाऊंगा मैं, तरीका बताते जाओ जल्दी से। सॉलिड हेमीस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एलिमेंट लेते जाइए। सॉलिड्स में हमेशा स्लाइस एलिमेंट बताए गए हैं, चाहे सॉलिड जितने भी होंगे उनमें एलिमेंट स्लाइस के फॉर्म में, और स्लाइस का मतलब डिस्क, सर्कुलर डिस्क हो जाएगी। तो कोई एलिमेंट चूज कर लेते हैं इसमें। एक सर्कुलर स्लाइस मान लो आप इसमें, सेंटर से वाई डिस्टेंस पे, एंड डी वाई उसकी हाइट हो। कैसा एलिमेंट मानेंगे ज्योमेट्रिकली, जो स्लाइस मान रहे हैं इसको किस टाइप का बॉडी मानेंगे? डिस्क, तो डिस्क वाला फॉर्मूला याद करते हैं। तो जो डी होगा वो डिस्क वाले फॉर्मूले से, जो अभी हम लोगों ने निकाला था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस, तो एक्स की जगह वाई आएगा यहाँ पे, वाई अपॉन, और डिनोमिनेटर में था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ये एलिमेंट स्मॉल आर रेडियस का हो तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो बेसिकली हेमी स्फीयर की रेडियस हो जाएगी। जो डिस्क वाले फॉर्मूले में यहाँ पर टर्म था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसकी जगह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो बेसिकली कैपिटल आर है। सिग्मा बचा है इसमें निकालना, सिग्मा वॉज चार्ज अपॉन एरिया। तो वो कैसे निकालेंगे ना, इसका चार्ज कितना होगा, तो चार्ज निकालने के लिए रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और स्लाइस को सिलेंडर माना जाता है, स्लाइस इज ए सिलेंडर, सो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, चार्ज आ गया, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो ये जो पाई आर स्क्वायर एरिया है, इससे जब डिवाइड कर देंगे इसको, सिग्मा आ जाएगा, यानी सिग्मा विल बी रो मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। आगे का पार्ट इंटीग्रेशन का है, y को 0 से r तक रख करके। ठीक है, एग्जाम टाइम पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जो करना है अभी कर दो। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा एलिमेंट लेने। कर लो इवेल्युएट यार, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन हो गई।
प्रॉब्लम के बगल में लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। बात मानो इसके, देखो आप लोग कंपटीशन नहीं समझते हो, स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो सब याद करे बैठे हैं, मतलब टॉप 1% वाले जो है ना, या टॉप टॉप 0.5% कह लीजिए, 99.5 के ऊपर वाले, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एग्जाम्स का, वैसे वैसे उनके लिए और फायदा हो रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है उन लोगों के साथ कि प्रैक्टिस कर करके वो ऑलमोस्ट हर तरीके के आंसर याद कर लिए उन लोगों ने। हेमिस्फीयर के सेंटर वाला है, वैसे तो ये प्रॉब्लम है, बट इसको भी रट डाला लोगों ने, ये आंसर होते हैं। चौक पे नहीं हो कि मतलब कैसे वो लोग पूरा पेपर कर डालते हैं 3 घंटे में। रटे वो तुमको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन करके लाओगे, इतना टाइम होता है उनके पास? रो आर बाय, नहीं रो बाय, मतलब इसको जो पूरा आंसर बन रहा होगा, आर भी आ रहा है ना, रो कैपिटल आर बाय, ये एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, एक अपने जल्दी से और ट्राई करिए, हॉलो हेमिस्फीयर होता है उसके सेंटर पे, हॉलो हेमिस्फीयर की सेंटर पे, देन इस तरीके से कोन, सिलेंडर, इन सबको ड्राइव कर सकते हो। ये सॉलिड था, सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर पे, ना हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हाँ, एलिमेंट तो वैसे ही रहेगा जो एक बार डिस्कस हो चुका है हमारा, जब हमने सेंटर ऑफ मास में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाया था, तब भी ये बात कही थी कि एलिमेंट लेना है, एक बार अगर समझ में आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वैसे ही चलना है। निकालो, सिग्मा होगा, हॉलो हेमिस्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर होगा। हॉलो हेमिस्फीयर यानी एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको कंडक्टिंग हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर ऐसी बॉडी होती है जिसका चार्ज सरफेस पे आता है। तो लेट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और निकालना है आपको इस हेमिस्फीयर के सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एक बार जरा ट्राई करो हेमिस्फीयर के सेंटर पॉइंट पर। और ये डिस्कस हो चुका है कि हॉलो बॉडीज में जो एलिमेंट होते हैं वो उनके चारों तरफ एक रिबन होती है, रिंग टाइप की, और सॉलिड्स में स्लाइस होते हैं। दिव्यांश जी फिर गलती कर रहे हो तुम 100 बार ये बात भूल चुके हैं। वेरिएबल डिफाइन करने में गलती कर रहे हो, मैं बार बार इस चीज को बोल चुका हूँ, कितनी बार ये बात कही जा चुकी है कि हेमिस्फीयर अगर हॉलो होता है तो वेरिएबल कार्टेशियन फॉर्म में नहीं देते। नौ तो को पुरानी वीडियो निकाल के वो फ्रेम भेजे तुमको जहां पर ये बात बोली गई है। बताए क्या स्टेटमेंट बोला गया था? एलिमेंट तो रिंग लेते हो, बट इसमें वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हो आप? कार्टेशियन वाले या पोलर वाले? थीटा पे जाके डी थीटा। पोलर वाले, पोलर वाले। ये याद रखो भाई, ये होगा आपका, मतलब यहाँ से सपोज ये थीटा एंगल है तो एडिशनली ये डी थीटा मानोगे आप। और मैंने इनफैक्ट इस बारे में कहा भी था कि कभी भी लीनियर वेरिएबल ना मानिएगा, इसमें नहीं आएगा आंसर। सॉलिड वाले हेमिस्फीयर की तरह का सोच रहे हो ना, सॉलिड में हमने इसको वाई माना था और इसको डी वाई माना था, कर लो ट्राई, आएगा ही नहीं। इसको याद कर लो भाई, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ है कि वेरिएबल कैसे रखें। बाकी का काम बताया, डी जो निकालेंगे डी, तो ना रिंग वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। पहले के मीन्स 1/4πε0, फिर इसका चार्ज, अगर इसमें डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू, देन और क्या आएगा न्यूमरेटर में? फॉर्मूला था के क्यू सर एक्स। एक्स, एक्स मतलब ये डिस्टेंस,
आर कॉस फॉर्मूले के सिंबल्स को भी तो समझोगे ना। के क्यू एक्स का हाँ, मतलब वही क्या वही। था, रिंग के सेंटर से और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो डिस्टेंस। तो अगर कैपिटल आर और थीटा के फॉर्म में देखें तो ये डिस्टेंस हमारा आर साइन थीटा है, के सर क्यू एक्स। सर वर्टिकल से एंगल नहीं ले सकते? वर्टिकल से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल इधर से ले लो थीटा, कोई दिक्कत नहीं उससे। के क्यू एक्स और नीचे था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स वैक्स तो खाली एक नाम होते हैं ना। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ रिंग रेडियस प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर मतलब ये लेंथ और आर स्क्वायर मतलब ये लेंथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 थी आर क्यूब। ये हो गया। एंड नाउ इसको इंटीग्रेट कर ले। तब तो स्पीड बनती है यार, जब इतनी क्लैरिटी होती है तब हमारी स्पीड रहेगी। और अब थीटा के लिमिट 0 से π/2 तक। क्योंकि रिंग यहाँ से स्टार्ट होंगे, पहला फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ मिलेगा और लास्ट एलिमेंट इस पॉइंट पर होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जाओ तो थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा। अरे तो ये वाला पार्ट तो रिंग में काउंट हो ही रहा है। जब आप एक एलिमेंट रिंग ले रहे हो तो इधर का हाफ पार्ट तो उस रिंग में जा ही रहा है ना। रिंग्स काउंट करिए कितनी बनेंगी। हम तो रिंग ऐसे करें ना, यहाँ पर रिंग रखोगे, यहाँ रिंग रखोगे, तो फर्स्ट रिंग आप यहाँ रखोगे 0 डिग्री पे और आखिरी की रिंग यहाँ होगी। रिंग को देखो ना, इधर मत देखो कि चार्ज है। अब डीक्यू भी तो निकालना है इसमें भी। डीक्यू निकालना है ना भी, तो डीक्यू तो रिंग का चार्ज है, तो वो आएगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग। और एरिया ऑफ रिंग सरकमफ्रेंस, क्योंकि याद करिए हमने कहा था कि ये रिंग एक रिबन होता है जो हेमिस्फीयर के चारों तरफ लपेटा जाता है। तो रिबन का एरिया होगा सिग्मा इंटू उसकी लेंथ 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस ऑफ रिंग आर कॉस थीटा 2। और विड्थ ऑफ रिबन, रिबन की ये विड्थ, ये छोटा सा आर्क लेंथ होगी। ये छोटा आर्क लेंथ रिबन की विड्थ है आर जो डी थीटा आर डी आर थीटा। डी थीटा है। ये सिग्मा यहाँ रखोगे एंड तब अब कहीं जा करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब रखोगे साइन 2 थीटा का टर्म बन जाएगा टोटल, है ना। और सिंपली इंटीग्रेट कर दो साइन 2 थीटा की इंटीग्रेट। इसमें आर नहीं आ रहा ना, सिर्फ सिग्मा आ रहा। मुझे नहीं मालूम है, देखो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। मैं आंसर कंफर्म नहीं कर रहा, मान रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। सर यहाँ पे लिमिट 0 से पाई लेंगे ना? नहीं, π/2। पाई क्यों रखोगे, फिर तुम भी वही कंफ्यूज हो गए। सर या फिर सर नेगेटिव π/2 से प्लस π/2 लेंगे। नहीं बच्चा, आपका थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जब आप यहाँ पे आओगे 0 डिग्री एंड टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाते जाते 90 डिग्री, इसके आगे क्यों जाएगी।
भाई यहाँ पे जो थीटा एंगल ले रहे हो, तो फॉर दिस थीटा एंगल द चार्ज डी क्यू, फॉर दिस थीटा एंगल द चार्ज डी क्यू, वो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड को मिला करके लिखा है ना हमने यहाँ पर। लेफ्ट पोर्शन का चार्ज यहाँ पर काउंट तो कर लिया, यस सर। तो फिर हम अपने खाली आधे पोर्शन की लिमिट रखेंगे। यस सर। सिग्मा बाई 4 आ गया सर। हाँ वही मतलब, ये तरीके बता रहे हैं यार, इसमें एक दो बस सैंपल्स हैं कि इस तरीके से रखोगे, आपको अपने आप करने वाले काम है। यस सर। जैसे एक और बस लास्ट दिखा देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एल लेंथ और आर रेडियस का एक सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस आर, लेंथ एल, एंड फिल्ड विथ चार्जेस, और इसमें भी रो गिवन है, रो मतलब अगेन चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और फ्रंट एंड से, सिलेंडर के फ्रंट एंड से, सिलेंडर के फ्रंट एंड से सपोज दैट आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दी, फ्रंट एंड से स्मॉल आर डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सोचो नहीं, स्टार्ट करो एलिमेंट, 5 स्टेप है वही करने हैं, एलिमेंट चूज करना है और रट डालो। सॉलिड बॉडीज में स्लाइस एलिमेंट ही रहते हैं। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट पूरा बैच सोच सकता है कि यहाँ पर एक ऐसे सर्कुलर स्लाइस लेंगे स्टेप 1, लेकिन जो हमने कल स्टेप 2 लिखा था कि वेरिएबल सेट करो, अगर गलत वेरिएबल चूज कर लिया तो फंस जाओगे, जैसे पिछले में कर रहे थे। एलिमेंट तो रिंग चूज कर लिया था, लेकिन वेरिएबल आप वाई और डी मान लेते, फंस जाते। इसमें सॉलिड सॉलिड, तो वेरिएबल जो मानोगे वो आप कहाँ से मानोगे, कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा होगा, तो सेंटर। जहाँ, नहीं सेंटर नहीं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ से मानिए। सपोज यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे और डी एक्स विड्थ लेते हैं इसको, उससे क्या होता है, वेरिएबल की लिमिट्स रखने में आसानी होती है। याद करो कल ना एक वायर का कर्व कर रहे थे, तो उसमें भी यही था, ये कन्वीनियंट पॉइंट होते हैं। सेंटर से ले लेंगे तो लिमिट लिमिट रखने में फंस जाएंगे जाकर के। हाँ, तो अब ये डिस्क मान लेंगे एलिमेंट को। फॉर्मूला ऑफ डिस्क था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में भी तो एक्स आता है ना, डिस्क के फॉर्मूले में जो एक्स आता है वो डिस्क से, डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस होती है, इसीलिए हमने वही वेरिएबल मान लिया अपना, ताकि हमको उस फॉर्मूले में कोई चेंजेस ना करने पड़े। मतलब हमें सिर्फ अब इसमें सिग्मा के बारे में सोचना है कि सिग्मा क्या होगा। और ये मैं एक बार बोल रहा हूँ, अभी पीछे किया था, सिग्मा विल बी रो इनटू आर। याद करो अभी सॉलिड हेमिस्फीयर में नहीं किया था हमने, सिग्मा इज रो इनटू आर। हो गया, ये हो गया अपने डिस्क का, और फिर अभी ये इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट बताओ एक्स की, वेरिएबल एक्स वहां से ले रहे, तो यहाँ से पहले आर डिस्टेंस जाएगी, तो फिर आर प्लस एल, आगे का पोर्शन अब वो है कि इंटीग्रेट होगा तो। सर यहाँ पे रो आर लेंगे कि रो डीएक्स लेंगे?
सर डीएक्स लेना सिग्मा चाहिए। लिखा है ना वो, तो ये रो इंटू आर सिग्मा की वैल्यू है एक्चुअल में। वो कैसे आ रही है इस तरह, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो एरिया ऑफ स्लाइस इज पाई आर स्क्वायर, और चार्ज ऑफ दिस स्लाइस विल बी डेंसिटी and the volume of slice will be again area into thickness। हाँ सॉरी, सही कह रहा है वो, सही कह रहा है, सॉरी बेटा, यू करेक्ट, रो dx आएगा यहाँ, सही बोल रहा था वो, तो रो dx आएगा, सॉरी, रो इंटू dx, सिग्मा की वैल्यू रो dx आ रही। लो इसका आंसर फाइनल, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि तुम लोग क्या होता है ना, ये मान लेते हो कि हम एग्जाम में इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ हो नहीं रहा है, करो अभी। ऐसा ही कुछ नहीं, यही आना चाहिए। यही आ रहा है सर। हम्म, नहीं, तुम्हारा ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसमें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इंटीग्रेशन का पहला टर्म तो एक्स आ रहा होगा, और दूसरा टर्म इंटीग्रेशन का रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और लिमिट आर से आर प्लस एल की है। पहले तो ये चेक करो कि इंटीग्रेशन सही आया। हाँ तो फिर लिमिट रखेंगे तो यही आएगा। तुम्हारा है ना, मेरा तो नहीं आ रहा, गलत हो गया। तो भाई तुम पहले सही करो, तुम फिर लास्ट ईयर के डर्रे पे चलने लगे हो, फिर रिजल्ट जब आएगा फिर रोग और कुछ नहीं होगा। इतनी कैजुअल तरीके से मत लिया करो क्लासेस को कि नहीं, यहाँ वो होगा रोग। ठीक है, यस सर। यस जी। सर। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, अभी कोन का बन जाए, मान लो कोन में चार्ज डाल दें तो फिर वही चीज होगी, सॉलिड कोन है तो स्लाइस एलिमेंट, हॉलो कोन है तो रिंग एलिमेंट। तो वो तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी वही है।
चलिए तुम तो मानते रहो उसको कि, क्योंकि जब क्लास के अंदर हो रहा होता है तो वेरिएबल टीचर सेट कर रहा होता है, तो आपको लगता है कि हम भी अपने आप कर लेंगे, लेकिन जब खुद करने बैठ रहे होते हैं तो उसी में हाथ कांप रहे होते हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं आगे। और देखो एग्जांपल, ये भी एक प्रॉब्लम है। लॉन्ग स्ट्रिप मान लेते हैं ऐसे करके, सर ऐसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं स्ट्रिप है, सरफेस नहीं है। मतलब इसमें ये विड्थ इसकी 2 टाइम्स ऑफ, ये विड्थ इसकी b है और दिस लेंथ टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बट b एक फाइनाइट वैल्यू है, लेंथ वाइज इनफाइनाइट है, विड्थ वाइज फाइनाइट स्ट्रिप है। अब इसका कैसे आंसर आएगा? सिग्मा इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया है और हमें निकालना है इस स्ट्रिप के परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, स्ट्रिप के नॉर्मल डायरेक्शन में और r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या लेंगे एलिमेंट? स्ट्रिप तो है ही है ये, वायर बेसिकली वायर। सही। मतलब जैसे यहाँ पर मान लो कोई स्ट्रिप चूज कर ले, नैरो स्ट्रिप, बहुत जीरो विड्थ की, तो ये एक वायर एलिमेंट नहीं हो गया हमारे लिए? अब वायर एलिमेंट, ठीक है, वेरिएबल सेट करना है तो सेंटर ऑफ स्ट्रिप से इसका कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस, सेंटर ऑफ स्ट्रिप से x डिस्टेंस पे और dx इसकी थिकनेस मानेंगे। और अब याद करिए लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r या x। नहीं थे, देखो हमारी क्लास का क्या हालत है, और तुम लोग कहते हो कि भैया आप सिलेबस आगे बढ़ाते जाओ। अभी जबकि लॉन्ग वायर का कल एक पूरा पिक्चोरियल फॉर्म में उसका समरी भी दिखाइए, 2k लैम्डा बाय लॉन्ग वायर के सेंटर पॉइंट से अगर देखते हैं तो इक्वी डिस्टेंट तो है ये, वो जो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ये पॉइंट लॉन्ग वायर के दोनों एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, तो इस केस में वो आया था 2k लैम्डा बाई आर, तो ये लॉन्ग वायर 2k लैम्डा बाई आर की इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो इस लॉन्ग वायर से इस पॉइंट को मिलाओ, ये जो लॉन्ग वायर है यहाँ से उस पॉइंट को ज्वाइन करो, और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे ये डायरेक्शन डी की बनेगी, जो कि 2 टाइम्स k लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाई आर में r जो है वो डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट P हमारे इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस, ये जो स्लैंटेड वाली देख रहे हो, ये स्लैंटेड डिस्टेंस कितनी है? तो इधर ये x है और ये स्मॉल r लिया था हम लोगों ने अपने, तो फॉर्मूले में जो r चाहिए वो ये वाला लेंथ है, इसे रूट ऑफ प्लस आर स्क्वायर, और अगर ये थीटा एंगल बनाए तो सिमेट्री से ये देखा जा सकता है कि डी का कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करने लायक होगा, कॉस थीटा वाला, सिमेट्री के बेस पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is integral of that dE into cos of theta, dE 2k lambda
बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कॉस ऑफ थीटा इसे ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो वो आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी एक्स है, और लिमिट फॉर एक्स, लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट वेरिएबल एक्स स्ट्रिप के सेंटर से देख रहे हैं, तो सेंटर से इस तरफ आएंगे तो b/2 डिस्टेंस, और दूसरी तरफ जाएंगे तो b/2, यानी लिमिट इज माइनस b/2 से प्लस b/2। और इसमें लैम्डा भी निकालना है, लैम्डा इज अ चार्ज अपॉन लेंथ, वो कैसे निकलेगा? सिग्मा dx। हाँ, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया है, और ये स्ट्रिप अगर आप अलग से देखो तो इसकी लेंथ l है और dx इसकी विड्थ है, तो l dx एरिया है, एरिया इंटू सिग्मा चार्ज हो गया, और चार्ज अपॉन लेंथ लैम्डा हुआ, तो लैम्डा बिकम्स सिग्मा इंटू dx। तो फिर यहाँ पर ये जो लैम्डा है इसको भी रिमूव करेंगे, इस लैम्डा को सिग्मा dx रखेंगे, तब कहीं जाकर के कुछ आंसर बनकर आएगा। और जो k है उसको भी 1/4π करके तो फाइनल आंसर बताते क्या था। लॉग में नहीं आएगा यार, इसका आंसर लॉग में नहीं आएगा, tan इनवर्स वाला फॉर्म आएगा। एक्चुअली जो इंटीग्रेशन बनेगी ना उसमें नीचे ये वाला फॉर्म आएगा इंटीग्रेशन का, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये फॉर्म आता है इंटीग्रेशन का, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म सिग्मा होता बाय है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स x by r। हाँ ये यस सर। सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन और tan इनवर्स x/r। x बाई आर थोड़ी होगा, x की लिमिट भी तो रखोगे, x तो हाँ वेरिएबल सर। है, tan इनवर्स b/2r शायद होगा फिर। नहीं अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें, ये 2 नहीं आएगा शायद, ये कैसे आएगा भाई कहाँ से आ जाएगा जब लिमिट सर रखोगे वो तो? सर वो जो k को रखे ना सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ऊपर का 2 और नीचे का 4, नीचे 2 दे देगा। नहीं आना चाहिए बच्चा। यहाँ सब वो लिमिट के बाद 2 एक और आ जाएगा ना, लिमिट तो लिमिट में एक्चुअली जब लिमिट रखोगे tan इनवर्स की तो वो 2 बार सेम ही टर्म्स आ जाएंगे लिमिट रखने में। अच्छा tan सर, इनवर्स वो नहीं b/2 किया और था 2 बार अभी। आएगा, क्योंकि एक लिमिट माइनस b/2 रख रहे हैं, और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टाइम्स tan इनवर्स थीटा। ये भी बड़े गंदे वाले क्वेश्चन थे, ये कैलकुलेशन ले डूबे गए। ये होने ही गलत, ये बेकार वाले क्वेश्चन मानते हैं हम लोग, इसमें कोई लॉजिक कुछ है नहीं, खाली मैथ लगाते रहिए। माँ नहीं, चलो तुम्हारा पार्ट, तुमको यहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे मान लो अब किसी का ये है कि हम यहाँ तो कर लेते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे तुमको ये मान लो याद आ गया, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं याद आता ये है, तो ये लेकिन गलत है इसका, अगर अभी नहीं याद है तो मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, 8 10 12 ऐसे फॉर्म होते हैं इंटीग्रेशन के जो मैथ और फिजिक्स दोनों में बार बार आते हैं। इसी का एक फॉर्म और आता है लॉग वाला, लेकिन वो उसका अलग फॉर्मूला है, मतलब उसका नीचे एक्सप्रेशन कुछ और होता है। सर ये टर्म अंडर रूट में और एक्स और मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये याद करो भाई, रट डालो बिल्कुल रोज, समझ गए? चलिए ये आया आंसर ना, इसमें अगर b को भी इनफाइनाइट कर दो आप इसी क्वेश्चन में, इफ b इज आल्सो इनफाइनाइट, l तो पहले ही इनफाइनाइट था, b इज आल्सो इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बिकम्स π/2, पाई कैंसिल, सिग्मा/2, और वो एक इनफाइनाइट सरफेस का आंसर हो जाता है।
इनफाइनाइट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ लार्ज सरफेस इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये लार्ज रेक्टेंगुलर सरफेस है, और अभी थोड़ी देर पहले सर्कुलर डिस्क को जब लार्ज किया था तब भी यही आंसर आया था। क्या बोल सकते हो कि लार्ज सरफेस की ज्योमेट्री मैटर कर रही है? नो सर। ये लार्ज रेक्टेंगुलर सरफेस है, और इसके थोड़ी देर पहले जब डिस्क डिराइव हो रहा था वो सर्कुलर सरफेस थी। तो जो सर्कुलर ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री, बट जब आप लार्ज वर्ड यूज कर लेते हो तो आंसर क्या बनता है? सिग्मा बाई 2। तो इसका मतलब अगर ट्रायंगुलर सरफेस और वो भी लार्ज हो तो, समझ गए, ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, लार्ज सरफेस किसी भी ज्योमेट्री की होगी, आंसर विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। एनी सरफेस, ज्योमेट्रिकली कोई भी सरफेस। चलो ये तो कुछ एग्जांपल होगा, अब इस तरह करते रहेंगे तो सिलेबस भी बढ़ेगा। ना इन सब के बाद ना यार एक पॉइंट आता है आपका, एक छोटा सा कंसेप्ट और है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहली चीज तो ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ लाइंस। दूसरा ये बोलते हो कि जो लाइंस हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, देख लो इसमें कुछ चीजें याद भी होंगी सकता हूँ, नहीं वो सब तो ठीक है, बट जो लाइंस बनाते हो, जैसे हम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं रे के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लाइन के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और सबसे मेजर पॉइंट ये बोलते हो कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट टू अ पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द लाइन, on line of electric field, tangent to any point of line of electric field, provides direction of electric field, direction of electric field at that point। ये सबको नहीं बोलते ऐसे, क्लास 12 याद करो कि कोई एक लाइन है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस लाइन में अगर हम किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लें तो वो टेंजेंट ई वेक्टर का डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है वहां पर। तो आराम से फिर आपसे कहा जाता था कि दो लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो लिख नहीं रहे, तो अपने मन से लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि उस पर कोई न्यूमेरिकल तो आता नहीं। लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि F इक्वल टू क्यू में Q एक स्केलर नंबर है ना, Q तो स्केलर है, तो जो E का डायरेक्शन वही F का डायरेक्शन, मतलब जिस लाइन पर E होगा उसी लाइन पर F होगा। तो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए चाहे लाइन ऑफ फोर्स बोलिए, बात एक ही है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और फोर्स, क्योंकि वहां क्रॉस प्रोडक्ट आता है, हाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स एक ही मतलब है। तीसरा पॉइंट मैं लिख नहीं रहा, उसकी जरूरत नहीं है कि दो लाइनें कभी कट नहीं करती, नेवर। और ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, एज एग्जांपल प्रॉब्लम लिखिए, एज एग्जांपल सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय, suppose that electric field line is given by, suppose that electric field line is given by, मैं वही पॉइंट टच करूंगा यार जिससे न्यूमेरिकल आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय y इक्वल टू, सिंप्लिसिटी के लिए x स्क्वायर मान रहा हूँ, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय y इक्वल टू x स्क्वायर। फाइंड E वेक्टर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर एट पॉइंट 1, 2
find capital E vector at the point 1 comma 2 if mod of E vector is 10 Newton per coulomb. I mean इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया है, इसका वेक्टर फॉर्म बताना है आपको कि वेक्टोरियल फॉर्म में इसमें कितना एक्स कंपोनेंट होगा और कितना वाई कंपोनेंट होगा, ये बताना है। आसान क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो पहले इस लाइन को प्लॉट किया जाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइन प्लॉट की जा सकती है, पैराबोलिक लाइन है। फिर उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट 1,2 होगा, एक मिनट, हमने पॉइंट क्या चूज किया है? 1,2 तो चेंज करिए, नहीं होगा 2,4 करिए, क्योंकि 1,2 पैराबोला पे आएगा ही नहीं। 2,4 करिए, 1,2 पॉइंट गलत है क्योंकि वो इस लाइन का पॉइंट ही नहीं है, है ना, उसको चेंज करके 2,4 कर लो। तो मैथ में आपको किसी कर्व के टेंजेंट और कर्व के नॉर्मल की स्लोप निकालना नहीं बताया जाता है, निकालो सर ये जो होता है। निकालो। तो ये एक कर्व है, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, 2x और उसमें x को 2 रखेंगे ना, 4 आ रहा है। मैंने लिख रहा है इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx आता है, और उसमें x को 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। और टेंजेंट की जो स्लोप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्लोप है, क्योंकि टेंजेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्लोप आ गई। आप तो निकाल सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्लोप आ गई, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। स्लोप मतलब tan थीटा आ गया उसका, तो tan थीटा 4 है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको पता है 10, तो आप इसके कंपोनेंट नहीं कर सकते वेक्टर से, चेक कर लीजिए। इसका x और y कंपोनेंट निकाल करके इसको i कैप और j कैप के साथ रिप्रेजेंट कर दो। So E vector will be 10 cos theta I cap and plus 10 sin theta j cap। cos theta sin theta निकालना पड़ेगा, tan theta पता है। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन, ठीक है। cos sin theta हो जाएगा 4/√17 और cos theta हो जाएगा 1/√17। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय, उसमें उल्टा चलेंगे, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, E vector given as some constant into y I cap plus some constant into x j cap. E vector is given. The electric field lines are, question is the electric field lines are, ऑप्शन है पहला स्ट्रेट लाइन, सेकंड है सर्कल, थर्ड है एलिप्स एंड फोर्थ हाइपरबोला। एलिप्स हटा दिए, पैराबोला करिए आप। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। ये इसी सेकंड पॉइंट का एप्लीकेशन है। ये पॉइंट जो स्कूल लेवल पे कितना आसान लगता था। लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा, यस सर। ठीक। सर y इक्वल टू x tan थीटा।
ठीक है, सेकंड लाइन को क्या ऐसे कह सकते हैं क्या? सेकंड लाइन में जो कहा जा रहा है उसको ये कहा जा सकता है कि स्लोप ऑफ ई वेक्टर इज सेम एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस अगर टेंजेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में है तो ये दोनों के स्लोप सेम आने चाहिए। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट मैथमेटिक्स की कैलकुलस ब्रांच में dy बाई डी एक्स है, और स्लोप ऑफ वेक्टर y अपॉन x होता है, y कंपोनेंट बाय द x कंपोनेंट। सो y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज cx एंड x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज cy। कांस्टेंट कांस्टेंट हट करके y और x के फॉर्म में इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, और इंटीग्रेट करके इनडेफिनिट मतलब y इक्वल टू अनदर कांस्टेंट इनटू x टाइप आ जाएगा। नहीं यार, y इक्वल टू x कहाँ आ रहा है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा ना ये, तो ये कुछ ऐसा आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू। वाई इक्वल टू एक्स कहाँ रहा है? लिमिट थोड़ी रख रहे कोई, और ये मैथ में कुछ और है पक्का। सर्कल हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो सर्किल का माइनस में आता है, कैसी बात कर रहा है? सर। हाइपर बोला होगा। तो हाइपर बोला आंसर हुआ इसका। इसमें तो हम लोग को भी याद है कि सर्किल में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम साइन के होते हैं। ठीक है, लिमिट ना रखना है इसमें, बता रहा हूँ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करके जो आंसर बनेगा वो दीजिएगा। और उसको प्लॉट कर पाएंगे क्या भाई? अगर पूछा जाता है कि प्लॉट करिए, हाइपर बोला तो आया, लेकिन जस्ट प्लॉट करते हैं इसको, तो बनाओ। हाइपरबोला भी दो तीन तरीके के होते हैं ना शायद, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और एक नॉर्मल हाइपरबोला होता है। तो ये कौन सा हाइपरबोला बनेगा? सर 1 और 2 कोऑर्डिनेट में बनेगा सर। नहीं, हमें देखो कांस्टेंट का साइन नहीं मालूम, हो सकता है कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है कांस्टेंट नेगेटिव हो। तो ग्राफ बनेगा तो चारों क्वाड्रेंट में, क्योंकि कांस्टेंट अननोन है ना हमारे लिए। नहीं नहीं, बस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखो ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से सोचो यार, हमें कौन सब्जेक्टिव पेपर देने थोड़ी जा रहे हैं। एक तो हाइपरबोलिक लाइंस होंगी, अब वो हाइपरबोलिक लाइंस प्लॉट करनी है। ऐसे भी प्लॉट की जा सकती है। देखो ये पहले आप बताओ ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, ये लाइंस तो मेरे ख्याल से वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स जो होता है उस हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स होते हैं। जितना हमको याद आ रहा है ये इस टाइप के हाइपरबोलास बनते हैं विद वाई यस इक्वल सर, टू ये एक्स कह और रहे वाई हैं। इक्वल टू माइनस एक्स, इनके एसिम्पटोट्स होते हैं। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। इस टाइप की हाइपरबोलिक लाइन दिखा देते हैं। देखो आपको वैसे भी कौन सर सा ये फुल ऊपर पेपर, नीचे वाली क्यों बनेंगी सर? सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तो सिर्फ 2 ही होती हैं सर। नहीं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो, सर लेकिन वो नहीं आया ना। अरे तो कांस्टेंट नेगेटिव आ जाए तो। अच्छा सर, ठीक सर। कांस्टेंट अननोन है, इसलिए ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो टोटल चारों हाइपरबोला बनेंगे। ठीक है। और एरोज कैसे दिखाओगे इसमें? मतलब डायरेक्शन दिखाना होता है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर, एक वेक्टर की जब लाइन बनाते हो तो उसमें एरो होना चाहिए। वो यहाँ से देखिए, इसमें ये वाला सी पॉजिटिव मान के चल रहा है, ये सी हम पॉजिटिव मान रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले वाले क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आई कैप और पॉजिटिव जे कैप ऐसा वेक्टर कैसे होना चाहिए? तो कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर दिखाओगे जिसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आते हो? सर अवे ये फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन, कुछ ये एरो दिखाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में।
तो ये वाला नेगेटिव कोऑर्डिनेट यानी कि जे कैप के साथ माइनस आएगा और आई कैप के साथ प्लस आएगा, मतलब कि पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट नेगेटिव वाई कंपोनेंट। कैसा वेक्टर हुआ ये, जिसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव साइड पर होना चाहिए और वाई कंपोनेंट नेगेटिव साइड पर होना चाहिए। सेकंड ऐसे कुछ होगा। बाकी बस कोई एक दो क्वाड्रेंट देख लिया करो, बाकी तो आपको यही वाला एरो कंटिन्यू कर देने इधर। तो इधर आ गया तो ये वाला एरो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में अपना एरो बदलती नहीं है। आप हमारे सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपको परेशान ना हो। उन 4 ऑप्शंस में से पहले तो ये श्योर कर लेना होता है कि लाइन कौन सी सही है, वो यहाँ से मिल जाती है। तो जो स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और हो सकता है कि 2 ऑप्शन सिमिलर हों, उनमें एरो का फर्क हो खाली, तो एरो हम यहाँ डायरेक्शन से देख लेंगे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये 2 प्रॉपर्टीज के बाद तीसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लाइन ऑफ फोर्स भी कह रहे हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, क्या ये जरूरी है कि कोई चार्ज पार्टिकल, इसको क्वेश्चन के ही फॉर्म में लिखो। अच्छा, तीसरे को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए। इफ अ चार्ज पार्टिकल is released at rest, if a charged particle is released at rest, if a charged particle is released at rest in some electric field, in some electric field, in some electric field, the part, उसके बाद कह रहे हैं the particle will move along line of electric field, the particle will move along line of electric field, the particle will move along line of electric field. Is it true or false? स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इतना ही लिखा हो तो क्या करोगे पेपर में? देखो मैं फिर कह रहा हूँ कितान जी, आदत डालो इन सब चीजों की। मेंस के पेपरों में कभी कभी लैंग्वेजेस बड़ी उल्टी, आपको नहीं लगता, और ओवर थिंकिंग में गलत हो जाता है। यही लैंग्वेज, अब क्या करें इसमें? सर फॉल्स है सर। यही सर, माइंडसेट एग्जाम इसके में होता है। स्लोप में चलेगा सर। हाँ, सर स्लोप इंटरेक्शन चलेगा सर, क्योंकि वही लाइन ऑफ फोर्स है। इतना हाँ ठीक है चतुरा जी। अब ये क्यों इतनी क्यों दिमाग लगाते कि ऑलवेज लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम कह रहे हो कि ऑलवेज नहीं लिखा है इसलिए ट्रू है, इसका मतलब क्या है? कुछ केसेस में तो नहीं जाएगा, तो मैं उस हिसाब से फॉल्स बोल रहा हूँ इसको। क्यों? मतलब वो कह रहा है कि अगर रेस्ट में छोड़ेंगे, चार्ज को रेस्ट पे छोड़ो आप, क्यू एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये उसी लाइन पे चलेगा जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्ट्रेट है, हाँ, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में है, तो जब आप इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये कौन सी लाइन पे चलेगा वैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, कहाँ जाएगा? सर रेस्ट पर रह जाएगा सर। तो अगर ये चारों तरफ सिमेट्रिकल लग रही तो कहीं नहीं जाएगा। मूव नहीं करेगा। हाँ, इस केस में तो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल। और अगर यही चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वन डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वन डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें अगर चार्ज को रेस्ट पे छोड़ोगे तो नेचुरल सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, यानी यही चीज पाथ होगी इसकी, पाथ और ई सेम हो जाएंगे। बट अगर चार्ज को रेस्ट पे छोड़ो और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कोई कर्व हो, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सम काइंड ऑफ कर्व है, तो क्या ये चार्ज इसी कर्व के ऊपर चलेगा? नो सर।
नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये चार्ज इस कर्व के ऊपर चलेगा, हाँ, और लाइन ऑफ ई को लाइन ऑफ फोर्स भी कह रहे हो, तो अगर चार्ज इस लाइन पे चल रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ कि चार्ज उसी लाइन पे जा रहा है जो लाइन फोर्स की लाइन है। इसका मतलब जब चार्ज यहाँ होगा तो फोर्स ऐसे लगेगी, जब चार्ज यहाँ होगा तब फोर्स ऐसे लगेगी, जब चार्ज यहाँ होगा तो फोर्स ऐसे लगेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर्व पाथ पे चलने के लिए आपको सेंट्रिपेटल फोर्स भी चाहिए। तो बगैर किसी सेंट्रिपेटल फोर्स के कैसे चल सकते हो आप? मोशन ऑन अ कर्व इज नॉट पॉसिबल इफ एवरी टाइम द फोर्स इज अलोंग द पाथ। अगर फोर्स हमेशा टेंजेंट पे ही रहेगा तो किसी भी समय इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा नहीं, सेंट्रिपेटल फोर्स रहेगा नहीं, और सेंट्रिपेटल फोर्स की एब्सेंस में कर्व पाथ पॉसिबल ही नहीं है, न्यूटन लॉ वायलेट कर जाएगा इसमें। तो इसका फाइनल आंसर होगा फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स, लुकिंग एवरी पॉसिबिलिटी। तब भी फॉल्स करेंगे, अगर हम ट्रू कर देंगे तो हम इसका मतलब कोई पर्टिकुलर केस सोच के आंसर देते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखिए कायदे से तो ऑलवेज लिखा होना चाहिए वहां पर, नहीं लिखा है तो भी फॉल्स करके आना, बाई चांस इस टाइप का लैंग्वेज है, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें लग रहा है कि कई सारी पॉसिबिलिटीज है और ऑलवेज वर्ड मिसिंग है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो सारी पॉसिबिलिटी को दिमाग में रख करके। दूसरा स्टूडेंट कोई और केस लेके सॉल्व कर दे तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर वेरी तो करेंगे नहीं। मेंस में कोई गारंटी नहीं भैया, मेंस को कुछ कभी कभार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट होती है, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग उसको समझते हैं, और गलत गलत कोई नहीं होता, तो या तो फाइनली उसमें बोनस मिल जाता है। हाँ, मेंस में मत गारंटी दो आप, ये सब तैयार रहिए, वो बिल्कुल इंसान को रफ एंड टफ समझते हैं। समझ गए आपको? रीजनिंग समझ में आई? रीजनिंग ये भी प्रिपेयर करो, सिर्फ ये नहीं कि यस और नो, रीजनिंग पैटर्न बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। असर्शन रीजनिंग में अगर पूछा जाए कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम उसका आंसर क्या देंगे? बिकॉज इफ इट हैपेंस then every time force will be along tangent, means particle is going on a curve without centripetal force, जो कि अगेंस्ट न्यूटन लॉ है। ठीक है, ना नहीं आता, कभी नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक चौथा पॉइंट जिसमें आप बोलते हो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, फोर्थ पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल ऑन द फोर्थ पॉइंट जिसमें आप ये कहते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है EFL है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में कहते नहीं है कि ये इनका जो ओरिजिन है पॉजिटिव चार्ज होगा और ये टर्मिनेट होंगी जाकर के, मतलब टर्मिनेशन विल बी एट द नेगेटिव चार्ज, प्लस से माइनस की तरफ जाते ही दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे गोज टू द नेगेटिव चार्ज, कहते हैं इसके बारे में। यस सर। Yes, sir. ठीक, पॉजिटिव चार्ज से निकल करके और माइनस के चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जाती, कॉमन पॉइंट है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। इसमें डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी करके दिखाई गई, अगर हम यहाँ दिखाएं कि प्लस और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एनसीईआरटी वाली अगर याद करें तो कुछ ऐसा पैटर्न होता है, प्लस से माइनस की तरफ लाइंस ऐसे जाती, सिमेट्रिकल टाइप की, देन इधर और इधर। तो ये कहीं से भी कॉपी कर लो आप, आते हैं बिल्कुल। हाँ, एक एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन, चैप्टर तो ही है।
तो अच्छा है ना, उस बच्चे ने अच्छी किस्मत होगी उसकी। अरे ऐसा नहीं होता बच्चा, दूसरे का पेपर हमेशा आसान लगता है, वो चाहे जैसा रहा हो। अपना पेपर तुम्हारा आसान भी रहा होगा ना अगर, तो तुमको यही लगेगा कि हमारे टाइम सबसे टफ है। कैसे जब PYQ लगाते तो कहते हो यार बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते थे। पेपर दे रहे थे वहां मुश्किल अब लगता है ना वो सुनो बच्चा ये है। अब इसमें एक रूल होता है यार, इसमें एक रूल होता है कि क्या जितनी लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है उतनी ही लाइंस में नेगेटिव पे दिखाओगे। चार्ज अगर चार्ज अलग अलग अमाउंट के होते हैं तो फिर हम इसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के प्रोपोर्शन में चलती है। जैसे कि ये डायग्राम तब बनाया जाता है जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहे। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड +2q है और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सिर्फ -q है, मतलब डिफरेंस है इनमें, तो भी तो क्या होता है, यहां पर जितनी भी लाइंस निकलेंगी उनकी हाफ, बिकॉज चार्ज इसका हाफ है, तो जो रेशियो चार्जेस का होगा उतने ही रेशियो में नंबर ऑफ लाइंस माइनस पे टर्मिनेट होंगी। मींस अगर हम इसे 2q से 6 7 8 मैंने 8 टोटल 8 लाइन दिखाई है, तो आप -q पे सिर्फ 4 लाइन लेके जाओ, 1 2 3 और कोई एक लाइन और कहीं और से, बस ये डायग्राम सही माना जाएगा। +2q पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस और -q पे 4 लाइंस, मतलब नंबर ऑफ लाइंस चार्ज के प्रपोर्शन में लिंक होनी चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विद द चार्ज proportional to charge, number of lines associated with charge proportional to the charge. इस पॉइंट को एडवांस में पूछा जा चुका है। ठीक है यहाँ तक है ना। जिस रेशियो में चार्ज है उसी रेशियो में नंबर ऑफ लाइंस आएंगे, और इसका कंसेप्ट फ्लक्स को लेकर के भी है। हाँ कई सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, वो इसके ऊपर नहीं है। हाँ 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 वो ये है। हाँ बात सही कह रहा है। हाँ अल्फा से निकल के उधर बीटा पे जाती है, प्रोटो, सब एक ही फैमिली के। सुनो देन इसके बाद टॉपिक पे आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद इसी से एसोसिएटेड अगला टॉपिक है फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरीके से डिफाइंड है यार कि अगर मान ले कोई एक सरफेस हो, सरफेस ऑफ एरिया ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन उन सरफेसेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस कह लीजिए। तो मैथमेटिकली मतलब अगर ऐसा केस बनता है तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसे डिफाइन किया गया है एज अ फ्लक्स क्वांटिटी, फ्लक्स फॉर दैट सरफेस मैथमेटिकली। ठीक है, प्रोवाइडेड की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसको भी मैथमेटिकल तरीके से ही देखना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया ई इंटू ए। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, जो सरफेस है उसी के पैरेलल हो लाइक दिस, देन फ्लक्स को मैथमेटिकली कहा जाता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस। और एक केस होता है जिसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के से कोई एंगल पर हो, लाइक सरफेस अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन टाइप का है, सपोज दैट सम इंक्लाइंड प्लेन टाइप सरफेस है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान ली, ये सारे केसेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कह रहा हूँ, जितने भी केसेस है वो सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस हमारी इंक्लाइंड प्लेन टाइप की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक हॉरिजॉन्टल साइड है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के नॉर्मल के साथ, सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन है उससे कोई थीटा एंगल पर हो। तो यहाँ पर फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है ई मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये तीन केसेस ही आते हैं। बार बार मैथमेटिकल वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्लक्स की फिजिकल मीनिंग बाद देख लेंगे। अभी सिर्फ न्यूमेरिकल करने के पॉइंट से आप सोचो कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स में अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ई इंटू ए, सरफेस के पैरेलल है जीरो, और सरफेस के नॉर्मल से थीटा एंगल पर है अगर तो ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यही तीन कॉमन केसेस आने न्यूमेरिकल्स के टाइम पर, परपेंडिकुलर टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस और सम एंगल। एंगल का मेजरमेंट नॉर्मल के साथ हुआ है। और ये सारे फॉर्मूले वैलिड होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड परफेक्टली यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, टोटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तब तो ये फॉर्मूले वैलिड से। अदरवाइज इन फॉर्मूले को सरफेस के डिफरेंशियल एरिया पे लगाएंगे, मतलब तब हम यही फॉर्मूला तब भी लगाएंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो आप कह सकते हो कि उस केस में फ्लक्स को कैलकुलेट करो, इंटीग्रल ऑफ ई डिफरेंशियल एरिया डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। जिसमें ई क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, सर डीए पे, डीए पे, फील्ड एट लोकेशन ऑफ डीए। क्योंकि हमने पहले भी कहा ना कि एलिमेंट कभी भी बिगिनिंग में एंड और एंड पर ही रहते हैं, तो एलिमेंट तो किसी रैंडम पॉइंट पर लोगे ना, तो जिस रैंडम पॉइंट पर एलिमेंट दिया है उसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा भी इसी तरीके से डिफाइंड है, दैट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ डीए एंड ई वेक्टर। चार केसेस याद रहेंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस ई ए, पैरेलल टू सरफेस जीरो, इंक्लाइंड टू सरफेस ई ए कॉस थीटा, और नॉन यूनिफॉर्म इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में लीड नहीं है। बढ़े आगे, चलिए, मतलब ये चार अगर याद रखते हो तो न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकते हो, पर्टिकुलरली फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस। एक दो एग्जांपल दिखाते हैं। लाइक क्यूब का केस मानते हैं, अगर सपोज दैट क्यूब है
and there is a uniform electric field on the right side. Uniform electric field E is on the right side. मान लीजिए नहीं वो नहीं कह रहे। इस क्यूब की जो लेफ्ट वाली सरफेस है इसको 1 नाम दे रहे, राइट वाली सरफेस को 2 नाम दीजिए। तो फ्लक्स फॉर सरफेस 1, फ्लक्स फॉर सरफेस 2, बस केस आइडेंटिफाई करो। सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, पैरेलल है कि इंक्लाइंड है? सरफेस 1 लेफ्ट वाली फेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। नॉर्मल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 का नॉर्मल है। आंसर विल बी ये। सर वो सब अभी देख रहे हैं। सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए ये भी नॉर्मल है। टॉप सरफेस 3 के लिए जस्ट आप फ्लक्स को कैलकुलेट करने से पहले ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सरफेस 0 पैरेलल हो गए, 0। बॉटम सरफेस 4, 0। फ्रंट सरफेस जो होगा इसका सब 0 होंगे ना, हाँ। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ही सरफेस के परपेंडिकुलर है, बाकी 4 सरफेस के पैरेलल है। तो 4 सरफेसेस की तो 0 हो जाएगी, और 2 सरफेसेस के लिए E इंटू ए होता है। बट यहाँ पर अब एक साइन कन्वेंशन आती है। हाँ सीधा वैसा रूल है एक्चुअली। जब फील्ड अंदर आए, मतलब इधर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द बॉक्स जा रही ना, इनटू द क्यूब जा रही है, और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ क्यूब आ रही है। जो आउट ऑफ क्यूब है उनके लिए पॉजिटिव फ्लक्स का कन्वेंशन है, और जो इनसाइड जाते हैं इनटू द बॉक्स उनके लिए नेगेटिव फ्लक्स कन्वेंशन है। कन्वेंशन है जब फील्ड अंदर जाए बॉडी में इनसाइड, तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, लेकिन कन्वेंशन में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस का। हाँ तो सिर्फ ये बोलेगी, माइनस प्लस नहीं बोलेगी, तब तो सिर्फ प्लस होगा। अगर बॉक्स नहीं है, खाली एक दीवार खड़ी कर दो आप, तो वो दीवार में क्या है, इनसाइड क्या आउटसाइड, तो उसमें हमारा प्लस आंसर ये होगा। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा कम भी आते, मान लो 1 भी आता है, 1% ही आता है खाली। ये वही बात थी जब अभी पहला केस ओमिक्रॉन का आया था, तो लोग कह रहे थे क्या होगा, अभी 1 ही तो आया है। कितने मस्ती में मजाक में ले रहे थे। अब देखो अभी तो ये 3-4 दिन रुकिए बस है। हाँ लखनऊ में काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, बस 100 पूरा होने तो बस रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी। एक्टिव केसेस कुछ रिकवर भी तो हो रहे होंगे, अभी 1000 होंगे, सब बंद हो जाएगा। देखना लखनऊ में हो गया है सब। क्या चीज सब लग रहे हैं, लखनऊ में लगाए नहीं। नहीं वो तो इसलिए हो रहा है ना कि 9th को वो लग रही, 9th के बाद अब कोई इलेक्शन वो नहीं हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, आचार संहिता टाइप को, इसलिए लगा रहे हैं ताबड़तोड़। और तुम्हारा एरिया तो इस समय वैसे बड़ा फेवरेट हो चुका है, बहुत रैलियां होती है तुम्हारे एरिया में। हॉट स्पॉट में रहते हो तुम। बोलो भाई ये बात आई। 1-2 और छोटे छोटे एग्जाम्पल देखने पहले। ये यूनिफॉर्म वाले थे, और एग्जाम्पल देखो। इसी क्वेश्चन में मान लो अगर हम ये कह दें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये इधर जाके माइनस जेड एक्सिस कर देते हैं।
एक पॉइंट हमने यहाँ चूज किया 0,a,0, एक पॉइंट हमने यहाँ चूज किया नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट। यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ चूज कर रहे हैं 0,a,a, एक पॉइंट यहाँ चूज करिए a,0,0 और एक पॉइंट यहाँ चूज कर रहे हैं a,0,a, ये 4 पॉइंट्स हो गए। इन चारों को मिलाएंगे तो एक सरफेस तैयार होगी। हो जाएगा ना, रेक्टेंगल बन जाएगा भाई। 4 पॉइंट्स हो गए, चारों को मिलाओगे तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ तो सरफेस बनेगी। एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, what will be flux for this surface? ये इंक्लाइंड वाला केस हो गया बस। तो ये मैथमेटिकल टॉपिक है। देखिए फ्लक्स को कैलकुलेट करना मैथमेटिकल कंसेप्ट है, फ्लक्स का एप्लीकेशन गॉस लॉ वो आपका फिजिक्स का पार्ट है। मतलब इसमें तो बुक से भी पढ़ोगे तो वो बुक वाले भी यही बताएंगे, हम भी यही बताएंगे। तो एरिया कितना है इस सरफेस का? सर ए स्क्वायर। नहीं बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा? a√2 लेंथ है ये, और ये डिस्टेंस a00 और इसमें a, ये डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स लगाओगे ना, a√2 और ये a। तो ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है ये? रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल। तो एरिया, हाँ a स्क्वायर नहीं आ रहा है, a²√2 एरिया आ रहा है इसका। ये कई सारे लोगों से हड़बड़ी भी गड़बड़ी होती है, e√2a²। ठीक, cos थीटा मतलब ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। तो ये थोड़ी सी टिल्टेड प्लेन है, उसका मतलब 3D इमेजिनेशन चाहिए। मतलब इस सरफेस की जो नॉर्मल आएगी, पक्का ना, नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, जो नॉर्मल बनाओगे परपेंडिकुलर इसका, हाँ वो एक्स एक्सिस से सिमेट्री की वजह से 45 डिग्री एंगल पर रहेगा। तो कॉस थीटा और चाहिए वहां पर ना, कॉस 1/√2। इत्तेफाक से आपका आंसर आएगा e² अगर लोग जो लोग जल्दीबाजी में e इंटू एरिया कर दें और एरिया a² लिख लें, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला ना लगाएं। कभी कभी काम कर जाता है, हालांकि ये सब छोटा सा जो है ना। सर पर कभी ठीक है, अच्छी किस्मत रही नहीं है। किस्मत है, ये वो किस्मत होती है बैट से बॉल लगी, कीपर के दस्ताने को भी छुई और उसके बाद भी 4 रन मिल गए। नहीं, बैट स्टंप को बस छूते हुए निकल गई, दस्ताने को छूते हुए निकल गई, बाउंड्री हो गई। 2 बार किस्मत साथ दी आपकी। हैं? नहीं, दे दो। ठीक है, और जैसे इन्होंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म तो आता ही नहीं है। तुम लोग ये टिप्स लेते कहाँ से हो कि मतलब ये नहीं आता है? हैं? भगवान जाने कहाँ से टिप्स मिल जाती तुम लोग को ये सब। ये एक सर्कुलर सरफेस में ऑफ रेडियस, सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल a एंड इसके सेंटर को टच करता हुआ एक वायर है विद अ चार्ज ऑफ q एंड लेंथ l। चार्ज q और l लेंथ का वायर है, ठीक है। एंड दिस रेडियस a
is very very less than that length. बताओ, फ्लक्स निकालना है आपको. What is the flux through the area of circle? फ्लक्स थ्रू सर्कल क्या बन रहा होगा इसमें? फ्लक्स थ्रू सर्कल k lambda r pi r square. पक्का? हाँ पक्का. ठीक. तो इसमें पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं कहीं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आपको वायर जो दिया गया वो किसने दिया गया है कि दिस वायर विल बी सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब पहले तो याद करो, अब यहाँ पर फॉर्मूले का काम आ रहा है. इस टाइप की वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करिए. इस k lambda upon r. आंसर तो बता रहे हैं, पहले आप ये बताओ, इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को यहाँ पे लिखनी हो एट दिस पॉइंट, सपोज इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ, याद करके बताओ फॉर्मूला. नहीं बच्चे, ये वही तो है, ये वेरी वेरी लेस सर देन. √2 k lambda by r. ये लॉन्ग दो वायर वाला केस डायरेक्शन में है. होता है. लैम्डा वाला नहीं, उसमें भी कौन सा लॉन्ग वायर के 3 केस बताए गए हैं. एक उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, एक आखिरी में उसके एंड पॉइंट पे बताया था. तो इतने सारे लोग मिलके क्वेश्चन करोगे क्या? टीम. अब नहीं, अब चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अब यही चीज का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन जो करनी थी वो कर दी. √2 आता था ये. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था √2 k लैम्डा बाई r 45 डिग्री के एंगल पर. तो ये हो गया ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज r के साथ बदल रहा हो, ये नॉन यूनिफॉर्म. तो इसमें क्वेश्चन आता है, लेकिन बड़ा इनडायरेक्ट आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं देते हैं वो, मतलब तुम्हारी मेमोरी भी टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लक्स को भी चेक कर रहे हैं. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला, अब फिर से एक बार एलिमेंट लेने की बात आ रही है, और एलिमेंट फिर वैसे ही रहेगा. यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिंग. तो हम फ्लक्स जब निकालेंगे ना, तो इट इज इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड √2 k लैम्डा बाई r, डिफरेंशियल एरिया 2 pi r dr, और थीटा. तो ये जो डिफरेंशियल एरिया लिया है, इसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री के एंगल पर cos 45 और से आएगा. एंड नाउ स्मॉल r की लिमिट रखी जाएंगी 0 से e तक. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिफरेंशियल एरिया इंटू cos थीटा. समझे? अब देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका. r कैंसिल, 2 pi k लैम्डा, ये आ रहा था 2 pi k लैम्डा a. सर एक बार ये बताइए कि आपने थीटा को सर 1/√2 कैसे रखा सर, cos थीटा को? ये है ना, क्योंकि जो थीटा है वो एंगल है नॉर्मल ऑफ दैट एलिमेंट. तो जो हमारा यहाँ पर रिंग है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन नीचे जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री के एंगल पे जा रही है. हाँ सर समझ गए. सत्य जो √2 आया इसके ऊपर सर, एक होगा ये EX √2 तो फॉर्मूले में आता है बच्चे. ये तो लॉन्ग वायर के एंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन का फॉर्मूला है, उसमें √2 था. याद करिए, उसमें ई के 2 कंपोनेंट आए थे, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल. एक बार कल वाली क्लास में पन्ना पलट के देखिए. सर मैं कह रहा हूँ कि जो ई नेट होगा उसमें √2 आएगा, तो वो √2 EY से 45 पे होगा सर. किसी से भी 45 तो इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ. और सर EY और DA की डायरेक्शन सेम जा रही है, हाँ तो सर इसीलिए शायद आपने 45 लिखा होगा. समझ गया हाँ, था सर. तो यही आंसर बनेगा. ठीक, आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है. देखिए, तो ये पूरा आंसर कि अगर k को 1/4 पाई एप्सिलॉन कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो और लैम्डा को चार्ज बाई लेंथ लिख दे, तो क्या आ रहा है Q, हाँ QA/2 एप्सिलॉन L. ये फाइनल आंसर है. ओके.
गॉस लॉ कहाँ लग रहा है? कहाँ गॉस लॉ आ रहा है? अरे तुम और महान, वो अलग से बोला, तुम उसको उल्टा पढ़ा रहे हो। मतलब वो तो गलत बोल ही रहे, तुम उसमें और मिर्च लगा लो। तुम क्या कह रहे हो, गॉस लॉ लगा सकते हैं, और वो तुमको क्या समझा रहा है? किसने कहा कि फाइनाइट वैल्यू में गॉस लॉ नहीं लगता? और क्या करने में दिक्कत होती है? फ्लक्स निकालने में दिक्कत होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत? तो हम तो फ्लक्स निकाल रहे हैं। हम अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें फाइनाइट वायर्स की फ्लक्स गॉस लॉ से ही निकालेंगे। ऐसा नहीं है क्या? वो दोनों दोनों महान लोग एक साथ बैठ गए। है ना, वो तो गलत बोल ही रहा है, तुम बगल में बैठ के उसको और समझाओ। और एग्जांपल देखिए, कर दी भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगेन एक सर्कुलर सरफेस है, बट दिस टाइम देयर इज अ पॉइंट चार्ज अबव इट। अभी लाइन चार्ज था, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू अ पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज सर्कल के ऊपर है। बाकी सब वैसे ही रहेगा, सर्कल का रेडियस ए मानेंगे, और ये चार्ज इससे जेड डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो फ्लक्स थ्रू द सर्कल, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल। नहीं नहीं, ये तो एक एरिया है, एरिया कुछ भी हो सकता है भाई, सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर सरफेस है। देखो फ्लक्स जो होता है ना, इमेजिनरी सरफेस के लिए भी होता है। मतलब हम कहते हैं कि चार्ज है और हम सपने में सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक इलिप्स है, कोई 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 इलिप्स नहीं, हम अपने सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि यहाँ पर सर्कुलर सरफेस है बड़ी सी, उससे फ्लक्स जा रहा है। फ्लक्स इमेजिनरी सरफेस के लिए भी डिफाइन होता है और रियल सरफेस के लिए भी। तो हमने एक सर्कुलर सरफेस रियलिटी में या फिर इमेजिनेशन में जैसे सोचना सोच, समझ? फ्लक्स को हम लोग हवा से कंपेयर करते हैं कि कमरे में पंखा चल रहा है और हम मन ही मन सोच रहे हैं कि इस दीवार में खिड़की है, उसमें से हवा जा रही है। सब कुछ इमेजिनरी थॉट है। भाई सही बात है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी ने छुई तो है नहीं, पकड़ के देख लियो। पागल जनता क्यों कहते हैं उनको? उनकी थॉट तक कोई पहुंच नहीं पाता। सोचो ना, तो क्योंकि वो सामने कुछ नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। तो सही बात है, ऐसे ही लोगों को पागल कहा जाता है। सामने कोई नहीं है फिर भी बात कर रहे हैं, कोई नहीं है आसपास, अगल बगल कोई नहीं है, सुनो कल से मत आना यहाँ पर, बात हो रही है उससे। तो तुमको क्या पता कि वो एक भगवान से बात कर रहे हैं? हो सकता है उसको भगवान दिख रहे हो, साक्षात भगवान दिख रहे हो। ठीक है जी बच्चे, बताओ। तो देयर इज सर्कुलर सरफेस, हाइपोथेटिकल और रियल कुछ भी हो सकती है। तो जब फ्लक्स का क्वेश्चन है, सुनो ये भी अच्छे में डाउट आता है, सबको आता है कि फ्लक्स जब निकालने को दिया जाता है तो कई सारे लोग ये पूछते हैं कि ये जो सरफेस है ये सॉलिड है कि हॉलो है। अरे इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इवन अगर ये सॉलिड भी होगा तो हमको सॉलिड के अंदर तो जाना नहीं है। फ्लक्स सरफेस के ऊपर डिफाइन करने वाली क्वांटिटी है, वॉल्यूम में तो डिफाइन कर दे रहे हैं इसको। आपको इसके बारे में सोचना है कि ये किस टाइप की बॉडी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इस पर दिमाग लगाइए। जिस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो सरफेस तो न्यूमेरिकल में दिया ही जाएगा। समझ में आया? इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। पॉइंट चार्ज विल क्रिएट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी प्रोसेस वैसे ही रहेगा क्या। तो यहाँ पर भी एलिमेंट चूज करोगे, और अब आदत पड़ गई है एलिमेंट चूज करने की, तो आधी नींद में भी चूज कर ले।
नहीं 2 पाई आर डी आर तो नींद में भी याद रहती। बस इतनी बार हो चुका है, कोई अगर सोते सोते मैं जगा देना, सुनो एलिमेंट क्या लेंगे, तो नींद में भी बोल पड़े 2 पाई आर डी आर। ये होता है बीटेक वालों का हाल। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन ये गलतियां भी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लोग क्या करते हैं ना, उनको जहां याद होता है वो वाला चूज कर लेते हैं। भाई हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वाला याद है तो हम ये वाला याद करते हैं, तो आपको कहाँ याद है उससे हमें मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है वहां पर जहाँ एलिमेंट चूज किया तुमने, और एलिमेंट सेंटर में और लास्ट में तो चूज करोगे नहीं। तो जहाँ एलिमेंट चूज किया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो ये पॉइंट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिस्टेंस पे है। एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉइंट चार्ज डी फॉर्मूला इज k इंटू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एलिमेंट के नॉर्मल डायरेक्शन से कोई एंगल बना रही है। जो हमारा एलिमेंट है उसका एक नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल और एलिमेंट के बीच में कोई एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा। तो हम फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ दैट डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से, डी नहीं सॉरी इसको ई लिखे, ई दिस डिफरेंशियल एरिया 2 पाई आर डी आर एंड कॉस ऑफ दिस थीटा, जो कि एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का। और ये थीटा एंगल बनेगा, तो बस यहाँ पर जाओगे ये भी थीटा हो जाएगा। नहीं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, पैरेलल लाइन और करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, एंड cos theta will be z by this value. And then the limit of this variable is small r 0 to radius a. ठीक है, और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा कैपिटल Q बाई 2 एप्सिलॉन, बिल्कुल अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आंसर है, जो कि एक इसके ऊपर लोगों ने इतने क्वेश्चन बना डाले हैं कि पूछो नहीं। हर किताब में हर टेस्ट सीरीज में इसके ऊपर क्वेश्चन है। पॉइंट चार्ज की वजह से सर्किल का जो फ्लक्स, इसके ऊपर डिराइव्ड क्वेश्चन है। एक तो होता है कि मेन फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन डिराइव हो, और क्वेश्चन से क्वेश्चन डिराइव करते रहो, समझ गए। और मैथ में यही होता है, मैथ के ज्यादातर क्वेश्चंस में ये होता है कि प्रीवियसली किसी क्वेश्चन से डिराइव करके एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तभी एडवांस का पेपर एनालाइज करना आपको हमेशा दिखेगा, है ना। चलिए इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यार, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस। बाकी कल होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.